बहुत स्वागत है आपका जनता की अदालत न्यूज चैनल में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ के जाने माने नेता जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, इंजीनियर आगा यूनुस साहब, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। जी सर, मैं आपसे अलीगढ़ की जनता के कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी, अलीगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है कि बीते करीब 4.5 साल में आपने विपक्ष में रहते हुए क्या काम किया? देखिए, अगर हम विपक्ष में रहते हुए जाएं तो इस योगी सरकार की हुकूमत में विपक्ष के तौर पर हमने और हमारी पार्टी ने हर मुद्दे पर काम किया। अगर हम अलीगढ़ को हम देखते हैं तो अलीगढ़ में जब जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत हुई हम जनता के बीच गए, चाहे वो जनता की मूलभूत सुविधाओं का मामला हो, चाहे जनता के अधिकारों का मामला हो, चाहे वो जनता के हक का मामला हो। जनता के हक की आवाज़ और अधिकारों की आवाज़ को हमने हर स्तर पर बुलंद किया। हम न इसके लिए डरे और न हम आगे भी डरेंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर मैं आज जनता का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं जनता का सेवक हूँ, न कि नेता हूँ। जनता मालिक है इस लोकतंत्र पंच प्रधान देश में। जनता मालिक होती है और जो ये ऑफिसर अपने आप को ऑफिसर कहते हैं, जनता के सर्वेंट होते हैं और हम जनता के सेवक हैं। और अगर हम जनता के सेवक हैं तो हम जनता के लिए, जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो हमने लड़ा भी, अगर आप देखें जनता की मूलभूत सुविधाओं के ऊपर, हमने कोई भी ऐसा मोहल्ला बस्ती नहीं होगा जहाँ पर सड़क, नाली, पानी, कूड़े, गंदगी, जल निकासी या कोई भी ऐसा मुद्दा जिस पर हमने अनेकों बार नगर निगम के अंदर घेराव किया, नगर निगम के पास हमने अनेकों बार ले जाके हमने मेमोरेंडम दिया और बड़े बड़े प्रदर्शन किए। हमने डोरी नगर का और के शक्ति नगर के इलाके के महिलाओं के साथ, आम नागरिकों के साथ हमने नगर निगम का घेराव किया। हमने रजा नगर के लोगों के मुद्दों को उठाया। हमने निजात बाग कॉलोनी को, हमने मौलाना आजाद नगर, शहनशाहबाद, धौर्रा, हमारा जो अलीगढ़ का जो आबादी क्षेत्र है वो बहुत ही बदहाल जिंदगी जी रहा है, क्योंकि असल में कोल विधानसभा जो क्षेत्र है वो 20 साल से बेहाली से त्रस्त है, क्योंकि जनता के साथ इस 20 सालों में सिर्फ छलावा हुआ। जनता के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया और आज जनता उसी तरह से परेशान है। बिल्कुल जल निकासी के लिए नाली तक नहीं है कोई क्षेत्रों में। मौलाना नगर आप चले जाएं, शहनशाहबाद चले जाएं, रजा नगर चले जाएं, अली नगर कॉलोनी चले जाएं, निशातबाग कॉलोनी चले जाएं, और इसके अलावा जितने भी और कॉलोनी हैं, आप जमालपुर, जीवनगढ़, डोरी नगर, शक्ति नगर और तमाम जो है, अगर आप उधर स्वर्ण जयंती नगर के अंदर का एरिया जाएं तो वहाँ पर सब में पूरा एरिया जो है गंदगी, बेगपुर का एरिया है, एकता नगर का एरिया है, ये सब जीवनगढ़, ये सारे एरिया मूलभूत सुविधाओं से भी त्रस्त है। बेसिक सुविधा तक इनको नहीं मिलती। उसको हमने कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हमने प्रयास किया अपने दम पर, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जगह पर काम किया। अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन न तो मेरे पास कोई ओहदा रहा है, न मैं कोई सत्ता पच कर रहा हूँ। बावजूद इसके हमने जनता के बीच काम करके दिखाया है और जनता इस बात की गवाह है। और आज मैं फख्र महसूस करता हूँ, काम मेरी पहचान है, इस बारे में जाना जाता हूँ। इसके अलावा अन्य ऐतिहासिक जो बहुत ही ज़रूरी मुद्दे थे, जिसके अंदर सड़कों के लिए मेन जो सड़क थी, जैसे आपके दोस्तपुर से केला नगर की सड़क, केला नगर से पुरानी चुंगी रामघाट रोड की सड़क, इसके अलावा आप जाएं तो कटपले से जमालपुर होते हुए या मॉल होते हुए जमालपुर महेशपुर तक की सड़क जो 4 लेन है, उसके लिए हमने 2 साल अनशन किया और हम नहीं डरे, हम न पीछे हटे और हम सड़क बनवा के ही माने। और आज मैं फख्र के साथ महसूस करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को कि हमने वो आज 4 लेन सड़क 6 किलोमीटर लंबी हमने आज अलीगढ़ के लोगों की, अलीगढ़ की जनता के चरणों में समर्पित किया है। इसके अलावा अगर हम आप जाएँ तो पुरानी चुंगी का पुल, जहाँ 4.5 साल से जनता का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था, जो 2 विधानसभा को जोड़ता है, 2 नेशनल हाईवे को जोड़ता है, पुरानी चुंगी यूनिवर्सिटी के गेट के पास का पुल, उसके लिए हमने 2 बार सर्किट हाउस का घेराव किया। हम प्रमुख सचिव से मिले, हमने अनेकों प्रदर्शन किया, अनशन किया और हम उस पुल पर भी जीत हासिल कर चुके हैं। उसके प्रशासनिक अनुमति और वित्तीय अनुमति
आज हमारे पास है, और उसके अलावा जो फिजिबिलिटी, जो उसका नक्शा है, उसकी फिजिबिलिटी है, वो सब चीज़ हमारे अधिकारियों से बातचीत चल रही है, और वो सारी जो कुछ बाधाएं थी फिजिबिलिटी वगैरह की, वो सब दूर कर ली गई हैं। जल्द ही 10 दिन के आसपास में ही हम इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कराएंगे। ये सब हमारे ऐसे काम है। इसके अलावा मेडिकल रोड पर अनायास ही यहाँ के नगर निगम ने जनता के पैसे खून पसीने की कमाई को लगभग 40 लाख रुपए खर्च कर एक सड़क को, एक पतली सड़क को, उसके अंदर एक डिवाइडर डालकर गली के रूप में बना दिया। जो मेडिकल रोड है, जो मेडिकल कॉलेज, उसमें तमाम हादसे होते रहते थे, उसकी तमाम यहाँ पे एम्बुलेंस जाती है मेडिकल की, उन्हें भी और डिवाइडर वो क्षतिग्रस्त हो गए, उसके बावजूद लगे रहे। हमने 2 साल उस पर जमकर प्रदर्शन और नगर निगम का घेराव किया। उस सड़क के डिवाइडर को हम हटवा चुके हैं, और मेडिकल रोड की जो हमने 2 मांगे थी, डिवाइडर हटाने की, वो हमारी इन्होंने पूरी कर दी थी। दूसरी, इन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम इस सड़क को बना के देंगे। हमारी मांग थी कि इस सड़क को आप चौड़ी करकर पूरा बनाओ। ये हमने भी सड़क इसको पास करा दिया है। जल्द ही इस सड़क को हम इस नगर निगम से, जो नगर निगम बिल्कुल बहरा नगर निगम है, ना कानों में इसने रूल ठूस रखा है, इसकी कानों में हम गूंज पैदा करते हैं। और हमने ये जो है मेडिकल रोड की पास हमने सड़क करा दी है, और जल्द इस मेडिकल रोड को भी हम अलीगढ़ की जनता को, पूर्व विधानसभा की जनता को हम समर्पित करेंगे। जिस तरीके से अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, आपको क्या लगता है अलीगढ़ स्मार्ट सिटी कितना बन चुका है? देखिए, स्मार्ट सिटी जो लफ्ज है वो अलीगढ़ की जनता के साथ छलावा है, धोखा है। ये मात्र स्मार्ट सिटी के नाम पर एक चौराहे का सुंदरीकरण और वहाँ टाइल्स, वहाँ पर सारा काम करना, बाकी पूरा अलीगढ़ कितना बड़ा क्षेत्र है, न आबादी क्षेत्रों में कुछ हो रहा है जहाँ लोग जिंदगी गुजारते हैं, न और जगहों पर भी कुछ हो रहा है। ये कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के साथ छलावा है। अगर आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो अभी पीछे 1 महीने पहले बारिश में, चंद थोड़ी देर की बारिश में, जो सबसे वीआईपी एरिया है, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी का मकान और मौजूदा मंत्री जी का भी मकान, जो हमारे पूर्व राज्यपाल जी का मकान, ये सब उनके घरों के सामने घुटने भर से ऊपर आधे घंटे की बारिश में पूरा का पूरा पानी का सड़क तलैया बन चुकी थी। उसके पर आप नाव चला सकते थे। ये हमारे स्मार्ट, और सांसद महोदय के घर को जाने का रास्ता वो पूरी जो है तलैया बन चुका। तो ये स्मार्ट सिटी जो है, आपको आधे घंटे की बारिश में आपको समझ में आ जाएगा। जल निकासी है नहीं आबादी क्षेत्रों में, सड़कें हैं नहीं, पीने का पानी है नहीं, और सफाई के नाम पर सिर्फ छलावा हो रहा है जनता के साथ। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ लोगों के साथ में धोखा किया गया है। सिर्फ पूरी तरह धोखा है। लोगों के अधिकांश क्षेत्रों में सफाई कर्मी तक नहीं काम कर रहे। आबादी क्षेत्रों में मैं ग्राउंड जीरो पर काम जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव में, जो यहाँ से हमारे 20-25 साल बाद पहली दफा किसी दूसरी पार्टी का बीएसपी के मेयर बने, आपको क्या लगता है उन्होंने कितना काम किया अलीगढ़ के लिए, नगर निगम के लिए, या उससे पहले की जो सरकार थी उसने काम बेहतर किया या इसने काम बेहतर किया? आप इन दोनों में से किसे अच्छा काम मानेंगे? देखिए, अगर मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन उनको मौका मिला था, उनको ये मौका अच्छी तरह मिला था कि वो जनता के लिए कुछ काम कर सके। लेकिन मेयर साहब ने उस काम को, मेरे ख्याल से वो मौका गंवा दिया। मेयर साहब कहीं दिखाई नहीं दिए जनता के बीच में। मेयर साहब को जनता आवाज देती रही, कोरोना के त्रासदी के काल में आवाज देती रही, ऑक्सीजन के हाहाकार में आवाज देती रही। नगर निगम का जो सैनिटाइजेशन वर्क है वो बस संबंध के आधार पर चलता रहा। ये मेयर साहब ने एक बहुत ही अच्छा मौका गंवाया। हालांकि उससे पहले भी जो मेयर यहाँ बने, उन लोगों ने भी कोई यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं किया। उसी ढर्रे पर ये काम होता चला आया। जिस तरीके से पिछली सरकारों ने यहाँ पे नगर निगम में काम किया, उसी तरीके से इन्होंने भी काम किया। बिल्कुल उन्होंने, और इनको एक अच्छा मौका मिला था। जिन जनता ने इनको चुना जी, उन जनता के, अगर आप क्षेत्रों में जाएं तो जनता के पास नाली नहीं है, बिल्कुल बचबजाती नालियां हैं, संपर्क नाले में कच्चे नाले पड़े हैं, मुख्य नाले कच्चे पड़े हुए हैं। तो जनता जो है, जब बरसात होती है, जब ऊपर वाला इनकी जितने भी इनके झूठ है उसपे से पर्दा हटा देता। अभी जिस तरीके से बारिश हुई, मेरे साथ पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं जी, और उन्हें अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। मेरे ख्याल से मेयर को ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मेरा अपना मानना है, क्योंकि जनता जो है बहुत उम्मीद करती है। नालों में पानी का प्रभाव नहीं है, और नालियां बचबजा रही हैं,
जनता गंदगी में कूड़े की ढेर पर बैठी है। मच्छर। नगर निगम के अधीन जो आने वाली सड़कों का हाल आप देख लीजिए। बिल्कुल। पूरी अभी अगर नगर निगम के सामने का अगर आप देखेंगे तो पूरी सड़क जो है वो टूटी हुई है। और नगर निगम के सामने मैंने कल ही दौरा किया, वहां जो हैंडपंप लगे हुए हैं वो हैंडपंप तक जो है ठीक नहीं है। तो आप किसकी बात करते हैं? ये लोग कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों से हटकर किसी और बातों पे लगे रहते हैं। ये ओहदेदार लोग नेता हैं, ये बड़े लोग नेता हैं, जनता इसी बात का भुगत रही है और इनको भी सबक सिखाएगी, जल्द सबक सिखाएगी। जी, जनता की अदालत में आपसे एक सवाल और पूछा गया है, कोरोना के टाइम में कांग्रेस ने और आपने क्या किया? जो लोग नजर नहीं आए आपकी पार्टी के, पार्टी ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिए? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि कोरोना में आप जाइए, लोगों की मदद कीजिए। कितने लोगों ने काम किया और जो नहीं आए उनके लिए पार्टी ने क्या एक्शन लिया उनके ऊपर? देखिए, कोरोना का अगर हम काल देखें तो अगर हम जाएं प्रथम लहर में तो उस लहर के अंदर ऑक्सीजन की बात नहीं थी, लेकिन आदमी लॉकडाउन से कहीं ना कहीं भुखमरी से त्रस्त हो चुका था पूरी तरह। लोगों के घर में चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उस वक्त जो जो संभावित चीजें थी वो करने की थी। हमने उस वक्त भी घर घर दुकान दुकान सैनिटाइजेशन का महाअभियान चलाया और मुझे नहीं याद कि मैं एक दिन भी घर बैठा। हम लोगों ने एक ग्रुप बनाकर एक मजबूती से लोगों तक हम कहीं ना कहीं लोगों को राशन के वितरण के तहत क्योंकि हम लोगों के घर कोरोना पहुंचे। के टाइम में सरकार तो कहीं पर दिखाई नहीं दी। जो सरकार को रहना चाहिए था लोगों के बीच में, जो हमारे नेता हैं जिनके हाथ में हमने काम दिया, वो लोग कितने नजर आए लोगों के भाई, बीच? सरकार जो है, सरकार के मुखिया ने जनता को कह तो दिया कि आत्मनिर्भर रहिए। अगर जनता नहीं समझ रही इस शब्द को तो हम क्या जाने। भाई, उन्होंने साफ कह दिया कि आप जीते हो तो जियो, मरते हो तो मरो, आत्मनिर्भर रहो। कोरोना के पूरे काल में जनता ने जनता को जनता के ऊपर छोड़ दिया और जनता जो है पूरी तरह त्रस्त रही, भूखे पेट रही, बीमारी से अपने आप लड़ती रही, ऑक्सीजन की मांग पर हाहाकार मचता रहा। दूसरे लहर में, प्रथम लहर में हमने करीब 90,000 पैकेट कहीं पूरे हमने ग्रुप बनाकर लोगों को राशन पैकेट हमने पहुंचाए। इसके अलावा हमने पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जहां पर हमें दिखता था कि कोरोना के मरीज हैं वहां सैनिटाइजेशन कराया। उसके अलावा भी अन्य जगहों पर हमने सैनिटाइजेशन कराया। इसलिए ये आरोप हम पर तो नहीं बनता, उन पर बनता है जो तमाम ऐसे नेता हैं जो जनता के वोट लेकर बनते रहे और वो जनता के बीच में नदारत रहे। द्वितीय लहर में जब ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था और जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी थी, जनता जो है ऑक्सीजन बेड मांग रही थी, वेंटिलेटर मांग रही थी, आईसीयू मांग रही थी, तो हमने आगा हेल्प डेस्क के माध्यम से पूरे के पूरे, मैं आपको बता सकता हूं कि करीब हमने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराया। हमने ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन बेड के साथ साथ वेंटिलेटर, आईसीयू, लगातार हम सीएमओ के संपर्क में रहते थे। दिन में 2-2, 3-3 बार हमारे जो मरीज के लोग कॉल्स आती थी हमारे पास, हम उनको तमाम हमने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराया। हमने ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन बेड के साथ साथ वेंटिलेटर, आईसीयू, लगातार हम सीएमओ के संपर्क में रहते थे। दिन में 2-2, 3-3 बार हमारे जो मरीज के लोग कॉल्स आती थी हमारे पास, हम उनको तमाम बख्शना, जान देना, उसकी सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। उसके बाद हमने ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू, इसकी एक कोऑर्डिनेशन बनाया हमने। आधा हेल्प डेस्क जो था उसमें एक कमेटी थी, पूरी बाकायदा टीम काम करती थी। उसको हमने खुद डायरेक्ट हम उसमें ये चीज तो कोरोना के टाइम में भी नजर आई कि सरकार से ज्यादा इस चीज के ऊपर कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस के नेता जो आपके युवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी काफी काम किया। जो नेता थे जो सरकार में थे वो तक उनसे मदद मांग रहे थे उस टाइम। जी नहीं, कांग्रेस जो पार्टी जो है बेसिकली सेवा के लिए बनी और सेवा के प्रति समर्पित है। आप अगर देखें इसके अंदर तो आप जो आरएसएस के लोग कहते हैं कि हमारी सेवा, हम सेवा का संगठन है, हम ये सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन वो सब नदारत दिखाई दी। आज अलीगढ़ में हमने फक्र महसूस करता हूं कि हमने लोगों की कम से कम कोरोना में इस तरह से सेवा किया। हमने तमाम लोग ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू दिलाने में बहुत मदद किया और हमने जितना किया वो हमारे पास सीमित संसाधन था वो हमने पूरा किया। और कांग्रेस पार्टी ने, अगर आप दिल्ली में भी देखें, जो आपने अभी बताया, कांग्रेस पार्टी ने हर जगह पर, चाहे आप पूरे प्रदेश में देखें, यूपी के अंदर हर जगह पर तमाम नेताओं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये काम बहुत मजबूती से हुआ
और हमने अलीगढ़ में, हमारी ड्यूटी बनती थी तो हमने अलीगढ़ में जो काम किया वो आपके सामने है, और अलीगढ़ की आवाम इस बात को मानती है और आप भी मानेंगे इस बात को। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और था हमारा क्या जनता के सवाल है, उसमें था अलीगढ़ का जो नाम चेंज का अभी प्रस्ताव पास हुआ है, उसके ऊपर आपने और आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया, क्या किया आपने? देखिए, चीज सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, सोशल मीडिया पर तो विरोध बहुत है, मगर जमीन पर क्या विरोध हो रहा है इसका, उसके बारे में आपको देखिए, अलीगढ़ का जो प्रस्ताव इन्होंने पास कर उसका नाम बदलने का प्रस्ताव हरिगढ़ जो किया है जी, और उसको शासन सरकार में भेजा है जिला पंचायत परिषद में, ये बेसिकली जो है पूरी तरह से एक ओछी राजनीति इसके अंदर साफ साफ दिखती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं ये पूरी हर मुद्दे पर पूरी तरह फेल हो चुके हैं। महंगाई से, बेरोजगारी और जनता की लूटती कमाई, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, और देश के अंदर आपको इन सब बातों में फंसाकर देश की चीजें जो है बिक रही हैं, देश की चीजें एग्रीमेंट पे जा रही हैं, मौद्रिकरण के नाम पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और उसके अलावा जो चीज ये नहीं बेच पा रहे, जो 70 साल का संसाधन जो जनता के खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ था, जो कांग्रेस की हुकूमत ने बनाया था और जनता की खून पसीने की कमाई से बना था, उस संसाधनों को ये भाजपा सरकार, ये सत्ता पक्ष के लोग बेचने पे लगे हैं, और जो नहीं बेच पा रहे हैं उसको नाम बदलने पे लगे। अच्छा, अब नाम बदलने के अलावा इनके पास काम क्या है? जो नाम इन्होंने बदला है, ये भी इसके अंदर भी ये भी पाया गया कि इसका कोई ऐतिहासिक कहीं ना कहीं भी इतिहास में दर्ज नहीं है कि इसका नाम कोई अलीगढ़ से पहले कभी हरिगढ़ था, बावजूद इसके ऐसा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक विध्वंस पैदा करना, एक नफरत की आग को जलाना, ताकि उस मुद्दों पर बात ना हो सके जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये इन लोगों ने किया है। तो मैं आपको बताऊं, मुझे भी मैं चिंतित था कि इसके अंदर कोई भी लीडर जमीन पर नहीं उतर रहा सोशल मीडिया के अलावा। मैं आज ही बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है, हमने, आप पता कर लीजिएगा, हमने जिला पंचायत कार्यालय से लेकर हमने जिलाधिकारी कार्यालय तक हमने प्रदर्शन किया, हमने अपने ज्ञापन दिया है, महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है, हमारे साथ तमाम समाज सेवी और तमाम अलीगढ़ की जनता मौजूद थी, और हमने एक ही चीज ऐलान किया, अलीगढ़ था, अलीगढ़ है, अलीगढ़ रहेगा। और हमने इसको ज्ञापन को हमने महामहिम राष्ट्रपति को के नाम ज्ञापन एडीएम प्रशासन को आज ही सौंपा है। तो हम ये सवाल तो आप उन नेताओं से पूछे जो शुतुरमुर्ग की तरह जो है बालों में अपनी चोट गड़ा बैठे। बिल्कुल हम उन लोगों से भी पूछेंगे जो अलीगढ़ में और पार्टियों के नेता हैं, समाजवादी के नेता हैं, बीएसपी के नेता हैं, उनसे भी पूछें। आज हमारे पास कांग्रेस के नेता आए हुए, तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा था। आप विधानसभा की पोल से आप दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से, तो आप क्या मानते, जनता आपको क्यों वोट दे? जनता मुझे ना वोट, जनता काम को, क्योंकि एक चीज छोटी सी, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता को पोल से 4 दफा लगातार 4 दफा जनता नकार चुकी है। अब आप क्यों उम्मीद करते हैं कि जनता आपको मौका देगी? देखिए, जनता अपना नेता चुनती है जी। जनता जो है अगर हमारे कामों से संतुष्ट है, मैं जनता का सेवक बन के काम कर रहा हूं। मैंने आपको अनेकों काम बताए, मेरे पास इतनी बड़ी सूची है कि अगर मैं उन सब का बखान करना शुरू करूंगा तो आपका इंटरव्यू का एक सीमित दायरा है, उसके अंदर नहीं पूर्ण हो पाएगा। मेरा काम, मैं कहता हूं, काम बोलता है, जमीन पर मैंने काम करके दिखाया है। देखिए, साक्षात है ये सब कि आपके सामने जो है सब कुछ दिख रहा है कि क्या कोई और अन्य नेता ने अलीगढ़ में एक काम किया हो, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया हो, नगर निगम में जाके प्रदर्शन किया हो, नगर निगम में जाके घेराव किया हो, सड़कों पर प्रदर्शन किया हो, सड़कों पर प्रदर्शन किया। मैंने एक आंदोलन जीवी बनकर और जनता के लिए हर वक्त सड़कों पर मौजूद रहा हूं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ में क्या है, मैं अलीगढ़ के लिए, मैं एक राजनीति में जो आया, अलीगढ़ के लोगों को अधिकार मिले, उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। अलीगढ़ के लोगों को जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले, जनता का जो हक है उसको मिले, जनता की आवाज को बुलंद करने में आया हूं, और जनता की अधिकार और हक को मैं कहीं ना कहीं पूर्ण कर पा रहा हूं। और ये मैं अपनी जनता को भी जानता हूं कि जनता ये बात जानती है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अगर यहाँ कर कोल विधानसभा जो 20 साल से बेहाल है, अगर उसकी समृद्धि और विकास चाहिए
तो काम की राजनीति होनी चाहिए और काम करने वाले नेता को जनता वोट दे। अगर मुझसे बेहतर कोई काम करता है उसको वोट दे। मैं जनता से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जनता आप अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें, न कि सस्ती लोकप्रियता वाले नेताओं के जाल में फंसे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को लेकर जो सस्ती लोकप्रियता का जो जाल होता है उसी के चलते जनता का विकास नहीं हो पाता। जनता जो बदहाल पड़ी रहती है, जनता को न नाली मिल पाती, न सड़क मिल पाता, न पानी मिल पाता। हमने ये काम करके दिखाया, इसलिए हमें उम्मीद है, हमने इसीलिए दावेदारी की है कि जनता ये कहती है कि आप चुनाव में आओ, जनता की आवाज में। और मैं चाहता हूं कि एक विधायक ऐसा बने जिसमें जनता फील करे कि मैं विधायक हूं। जनता के अधिकारों के संघर्ष मैं करता रहूंगा और वो कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, काफी महीनों, 7-8 महीनों से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये क्या असर डालेगा? देखिए, जनता जो है, पूरे युवा इस सरकार में पूरी तरह बेरोजगार है। इस अभी एक डेटा है, उसके मुताबिक कोरोना के टाइम से पहले, कोरोना द्वितीय चरण से पहले अगर इस सरकार की उसमें देखें, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार में, तो लगभग 14 करोड़ लोग पुराना रोजगार खो चुके हैं। और इसी मोदी सरकार ने जनता से वादा किया था कि हम 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे। यानी जिस सरकार को जो 7 साल हो चुका 14 करोड़ रोजगार देना था, उस सरकार में 14 करोड़ रोजगार पुराने खत्म हो चुके। इसके अलावा जो मनमोहन सरकार ने, जो कांग्रेस की हुकूमत वाली सरकार थी, उसने 30 करोड़ लोगों को गरीबी से लाकर मध्यम वर्गीय में प्रवेश कराया, गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आया। इस सरकार की उपलब्धि ये है, मोदी सरकार की, कि 23 करोड़ लोग मध्यम वर्गीय से गरीबी रेखा में जा चुके हैं। यानी लोग गरीबी में जा चुके हैं, अब लोग भुखमरी की कगार पर हैं। तीसरा, 97% की आय में लोगों में भारी कमी आ चुकी है। कोरोना के द्वितीय चरण के अंदर 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसके अलावा युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, मतलब जेब में कमाई नहीं है और महंगाई सातवें आसमान पर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों का तेल और अन्य खाद्यान्न की वस्तुएं, ये सब कुछ जो है चंद उद्योगपतियों के हाथों से चल रहा है और सरकार इसमें मोटी कमाई कर रही है। रसोई गैस को, पेट्रोल और डीजल में इतना भारी भारी भरकम टैक्स लगाकर जनता के ऊपर आर्थिक लूट कर रही है। ये लूट शब्द भी इसके लिए ठीक कम पड़ेगा। इसके अलावा किसान जो है, किसान पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। किसान की लागत, इन्होंने कहा था कि 2022 में हम किसान की आय में दुगुना हम लाके करेंगे। 6 महीने का टाइम है। आप मुझे बता दीजिए कोई ऐसी मैथमेटिक्स जो आज जो है इनपुट लागत लगभग डबल से भी ज्यादा हो चुका है। इनपुट जो है, डीजल की कॉस्ट ले लें, आप बीज का कॉस्ट ले लें, उर्वरक का कॉस्ट ले लें, श्रम की कॉस्ट ले लें, और जो अनाज के दाम है वो कहीं ना कहीं उसी जगह खड़े हुए हैं। तो जब इनपुट भी महंगा हो गया और अनाज बिकना भी मुश्किल हो रहा है, एमएसपी पे चीजें नहीं बिक रही हैं, वो सब किसान पूरी तरह से इस वक्त जख्म में है। और किसानों के साथ इन्होंने इतना छलावा किया। किसानों ने ये सरकार बनाई थी, इन्होंने किसानों के साथ 3 काले कानून पास कर किसानों के पर आत्मा पर चोट मारी है, किसानों के ऊपर पीठ पर घाव मारा है। कहीं न कहीं इस सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये 3 काले कानून कहीं न कहीं इस बात को बताते हैं कि असीमित भंडारण, जो खाद्यान्न की चीजें हैं उसका असीमित भंडारण, ये चंद उद्योगपतियों के हाथ में खेलती हुई मोदी सरकार है। ये सरकार नहीं, साहूकार है। कहीं ना कहीं ये किसान को खत्म करना और किसानों को कमजोर करना। आज एमएसपी थी कहते हैं प्रधानमंत्री जी और रहेगी, तो क्यों नहीं एमएसपी अनाउंस करते कि एमएसपी का कानून बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती है कि ये देश के अंदर सबसे बड़ा जो, अगर आप कहें, कहने का मतलब ये है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सबसे बड़ा जो बिजनेस अगर आप कहें अमाउंट में, तो 40 लाख करोड़ रुपया कृषि सेक्टर है। तो उस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वो तमाम चंद उद्योगपतियों की नजर है कि ताकि ये देश के अंदर जो 40% लोग इस माध्यम से कमाते खाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं हमला हो जाए। और ये वही 3 काले कानून उसी प्रक्रिया में आगे की कदम है, उस किसानों को खत्म करने के लिए। और किसान बैठा हुआ है इस मोदी सरकार को और योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल बैठा है। आज चुनाव करा लीजिए, किसान इनको गांव में नहीं घुसने देने वाला। किसानों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा छलावा किया है। किसान आज 9 महीने से ज्यादा हो चुका दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, उनसे बात तक नहीं कर रहे।
उन पर कितने कितने गंभीर आरोप, कभी कुछ कहा जाता है, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है उनको, नए कभी किसानों, ये कहीं ना कहीं बांटने का कोशिश करते हैं, कभी छोटा किसान, कभी बड़ा किसान, कभी आतंकवादी, कभी मवाली। एक मंत्री के मुंह से मवाली निकलता है शब्द किसानों के लिए, जो हमारा अन्नदाता है, जो हमें रोटी देता है। तो ऐसी सरकार जो अन्नदाताओं की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, जो ऐसी सरकार जो किसानों की कमर पर, किसानों की आजीविका पर चोट मार रही है, कैसी सरकार जो किसानों की जमीन पर नजर आ रहा है। भाजपा तो कहती है कि जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान है ही नहीं। अभी भाजपा उत्तर प्रदेश में किसानों का रैलियां करने वाली है, किसानों को लेकर प्रोग्राम करने वाली है। देखिए, तो वो कौन लोग हैं जो भाजपा के साथ में हैं? वो किसान नहीं है क्या? भाजपा, ये किसान नहीं है। भाजपा का पूरा फुल फॉर्म अगर आप देखिए, भारतीय झूठी पार्टी, ये झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है जी। इसने किसानों के बारे में अगर आप डे वन से देखें, कभी उन्हें खालिस्तानी कहा, कभी आतंकवादी बना दिया, कभी मवाली बना दिया, कभी कुछ बना दिया, अब कहते वो किसान नहीं। तो ये खुद ही कंफ्यूज है कि वो है क्या। अरे वो अगर किसान ना होते तो आज इतने दिनों से वो अपनी आजीविका की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे होते। वो किसान, वो सच्चे किसान है, देश के अन्नदाता है, और उनके साथ पूरा देश का, प्रदेश का किसान खड़ा हुआ है। आज किसान बहुत कष्ट में है, और ये सरकार, मैं कहता हूं, ये तीन काले कानून को पूरी तरह खत्म करे, संसद सत्र बुलाए और उसके अंदर निरस्त करे, वरना किसान इनको बता देगा कि ये गद्दी जो दी है उसको किसान गद्दी छीनना भी जानता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मोदी सरकार का वो और योगी सरकार का वो हश्र होगा कि ये कम से कम 50 साल तो इस देश में सत्ता में आने वाले नहीं। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।